मेरा नाम नेहा है। मैं एक छोटे से शहर में पली बड़ी लड़की हूँ। मेरा रंग सांवला है, इसलिए मैं दूसरी लड़कियों की तरह ज़्यादा सुंदर भी नहीं दिखती हूँ। मेरा शादी का उम्र हो चुका था तो मेरे लिए रिश्ते आने लगे हैं। एक दिन मेरे घर मेरे लिए एक रिश्ता आता है जो कि मेरे परिवार को वह रिश्ता लड़का बहुत पसंद आता है और लड़के के घर वाले भी मुझे पसंद कर लेते हैं। इसी तरह बात आगे बढ़ी और शादी भी तय हो गया। कुछ ही दिनों बाद मेरा शादी भी हो जाता है। शादी हुए एक हफ्ता हो चुका था। रिश्तेदार व मित्र सभी जा चुके थे। विवाह का काम खत्म होने में महीनों लग जाते हैं, इसलिए घर में एक व्यस्तता का माहौल तो बना ही हुआ था। लेकिन इतनी भी व्यस्तता नहीं थी कि पति पत्नी के बीच जो घट रहा है उससे परिवार के अन्य लोग अनजान रहे। मेरे प्रति मेरे पति का रूखा व उपेक्षित व्यवहार देख सभी अचंभित व दुखी थे। रात को मेरे पति उमेश का ड्राइंग रूम में सोना किसी से छुपा न सका था। मैं एक बहुत ही खुशमिजाज किस्म की लड़की थी, इसलिए आते ही ससुराल के हर सदस्य के साथ घुल मिल गई थी। मेरे सावले मुखड़े पर खिली रहने वाली मुस्कान ने सास ससुर ननद सबको मोहित कर लिया था। उमेश के व्यवहार से मैं खुद हैरान और परेशान थी, फिर भी उनके व्यवहार से किसी किस्म की कटुता नहीं झलकती थी। मेरी झील सी गहरी आंखों में बहुत सारे सवाल जरूर झिलमिलाते रहते, पर किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है किसी से। उमेश मुझसे क्यों कटा कटा रहते हैं या मुझे अपनी पत्नी का दरवाज़ा क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं अगर इसका उत्तर चाहती भी तो वे लोग आखिर जवाब क्या देते? ऐसा नहीं था कि वजह किसी को मालूम नहीं थी। मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? मुझे बताइए तो सही, तभी मैं आपकी नाराज़गी समझ पाऊंगी। नहीं नहीं, इस घर में आई हूँ, थोड़ा समय दीजिए, आपकी हर उम्मीद पर खड़ी उतरूंगी। उमेश से किए गए हर सवाल के जवाब में मुझे चुप्पी ही सहनी पड़ती। मैं भी हर लड़की की तरह अनगिनत सपने लेकर आई थी और पति का प्यार पाने का इच्छा रखती थी। हालांकि माता पिता द्वारा तय किए गए इस विवाह से पहले हम दोनों की मुलाकात ना के बराबर ही हुई थी। हर बार जब भी मेरी बहन ने हमारी मुलाकात कराने चाहे, उमेश अपनी व्यस्तता जाहिर करते थे। उमेश जैसा स्मार्ट व उच्च पद पर आसीन जीवन साथी पाने की उमंग में मेरा ध्यान इस ओर गया ही नहीं था कि उमेश अपने माता पिता के दबाव में आकर यह विवाह कर रहे हैं। वैसे भी उमेश को इस बात का भरोसा था कि अगर माता पिता ने रिश्ता तय किया है तो सब ठीक ही होगा। फिर सगाई वाले दिन मेरी बहन ने भी यही कहा था। लगता है जीजाजी भी आपकी ही तरह कम बोलते हैं। सुहागरात के दिन मैं इतनी थक गई थी कि सुबह उमेश को ड्राइंग रूम में सोते देखकर मैं हैरान तो हुई थी, पर किसी तरह के गलत विचारों को मैंने अपने मन में आने नहीं दिया था। फिर जब उमेश ने हनीमून जाने से मना कर दिया तो भी मुझे लगा कि ठीक तो भी तो है, दो अजनबियों का साथ जाना कहाँ तक सही होगा। लेकिन धीरे धीरे मैं इतना तो जान गई थी कि कुछ बात अवश्य है, जिसकी वजह से उमेश जी ने एक संवादहीनता का स्थिति कायम की हुई है। ससुराल वालों का साथ और प्यार मुझे हिम्मत देता और मुझे लगता कि ये स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं हर पल अपनी तरफ से यही कोशिश करती कि मेरी ओर से कोई गलती ना हो जाए। उस दिन रविवार था। सब लोग टीवी देख रहे थे। उमेश बालकनी में बैठे थे। छुट्टी वाले दिन वह मुझसे बचने के लिए बालकनी का ही सहारा लेते थे। माँ, एक कप चाय मिलेगी? उमेश की आवाज़ सुन मैं फटाफट चाय बनाने के लिए उठ गई। चाय का कप माँ के हाथ में थमा मुक्त नज़रों से मैंने उन्हें देखा। माँ की नज़र झुक गई। वह तुरंत बालकनी की ओर चली गई। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने बिस्कुट तो रखे ही नहीं। उमेश खाली चाय नहीं पीते थे। मैं बिस्कुट की प्लेट ले बालकनी की ओर बढ़ी। अपना नाम सुन मेरे कदम वहीं ठहर गए। बेटा, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? नेहा का क्या दोष है जो वह सजा भुगत रही है? माँ, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, तुम तो सब कुछ जानती हो। मैंने तो तुम्हें मना भी किया था कि मेरी शादी न करो।
मैं किसी लड़की की ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता था, पर तुमने एक न सुनी। बेटा, तुम्हें नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी ऐसे इंसान के खातिर अपनी ज़िंदगी के हर दरवाजे को बंद कर लेना जहाँ से खुशी आती है, कहाँ की अक्लमंदी है। माधुरी ने तुम्हें धोखा दिया, ये क्यों नहीं मान लेते कि वह तुम्हारे लायक थी ही नहीं। आखिर नेहा में कमी ही क्या है। माँ, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। माधुरी की जगह कोई नहीं ले सकता है। नेहा बहुत अच्छी है, पर क्या वह माधुरी के रूप और सौंदर्य के आगे कहीं टिकती है? क्या वह माधुरी जैसी स्मार्ट है? माँ बोली, आखिर उसके रूप और स्मार्टनेस ने तुझे क्या दिया? सिर्फ धोखा ना। उसमें गुण होते तो तेरे प्यार की कद्र करती, तुझे सहारा देती, न कि तेरे से ज़्यादा पैसे वाले के पास चली जाती। उस जैसी महत्वाकांक्षी लड़कियां ऑफिस के बंद चैम्बरों में तो अच्छी लगती है, पर घर के आंगन में नहीं। तुम प्यार और विश्वास की नींव नेहा के साथ ही रख सकते हो। उसे अपनाने की कोशिश तो करके देखो। मुझसे नहीं होगा माँ, कहकर उमेश अंदर अपने कमरे में चले गए। आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए मैं एकदम शांत हो गई थी। जब मम्मी जी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह घबरा गई। नज़रें मिलाने का साहस नहीं हुआ। मैं उन्हें देख रही थी और आंखों से पूछ रही थी, सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरे साथ यह अन्याय क्यों होने दिया? बेटे को सुख देने की चाह में किसी और की बेटी के सपने बदरंग क्यों कर दिए? मुझे मोहरा बना अपने बेटे से कह रही है कि हारी हुई बाजी जीत ले। यह मुमकिन है क्या? मैं समझ नहीं पा रही थी कि करूँ तो क्या करूँ। चीखने चिल्लाने या किसी को दोषी ठहराने से तो कोई फायदा नहीं था। बेटा, उमेश को थोड़ा वक्त दे। समय की हवा गुआर को उड़ा ले जाती है। मेरी सास ने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की तो मैं फफक उठी। पति का प्यार और साथ पाए बिना मैं आखिर किस अधिकार से यहाँ रह रही हूँ? क्या सिर्फ आपकी बहू बनकर रहना ही काफ़ी है? मुझे मायके जाने की इजाज़त दे। तुम इस घर की इज्जत हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकार है। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हिम्मत हार कर मायके चले जाने से सिर्फ दूरियां ही बढ़ेगी। हम तुम्हारे साथ हैं। एक कोशिश तो की ही जा सकती है, पर उन्हें तो मेरे रंग रूप से भी चीड़ है। क्या माधुरी बेहद खूबसूरत थी? मुझे उसके बारे में कुछ बताइए। मेरी सास बोली, वह एक बंद अध्याय है। यह जान लो, वह एक आंधी की तरह आई थी जो हमारा सुख, चैन और विश्वास उड़ाकर ले गई। वह सुख को पैसे से तोलती थी, इसलिए जब उसे रईस ज़्यादा मिला तो उसे उमेश का प्यार ठुकराते पल भर नहीं लगा। मुझे लगा कि एक कोशिश करने से तो कोई हर्ज नहीं है। उमेश मुझसे दूर रहने की कोशिश करते तो भी मैं सहज बनी रहती। कोई बात भी करती तो यह एहसास ज़रूर दिला देती कि ज़रूरी है, इसलिए कर रही हूँ। बात करते करते धीरे से मुस्कुराती और ऐसा दिखाती मानो वह स्वाभाविक था। उनके कहने से पहले उनके सारे काम कर देती। उमेश मुझे आसपास देख झुंझुलाते तो ऐसे दिखाती कि उनकी बेरुखी का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है। कोई भी धुन गुनगुनाते उमेश हैरान हो जाते। वह मेरे साथ ढंग से बात भी नहीं करते, फिर भी मैं कोई शिकायत नहीं करती। मेरी सास और ननद मेरी रूप और गुण के तारीफ करती तो उमेश भी जी चिढ़ जाते। आखिर क्यों उन्हें मुझसे कोई कमी नज़र नहीं आती थी? मैं जानती हूँ कि मैं साधारण शक्ल सूरत की लड़की हूँ। मैं जब भी पति के सामने आती वह माधुरी से मेरी तुलना करने लगते और यही सोचा करते कि माधुरी के सामने ये तो कुछ भी नहीं है, बस फर्क है तो दोनों के व्यवहार और सोच में। माधुरी की बात नहीं मानता था तो वह गुस्सा हो जाती थी और ये सब कुछ सह लेती है। उमेश माधुरी को बहुत चाहते थे, पर फिर भी माधुरी ने उनकी प्यार की कद्र नहीं की।
लेकिन मुझसे विवाह करने के बावजूद न तो वे जुड़ पाए हैं और न ही ऐसा सोच सकते हैं कभी मुझसे प्यार कर पाएंगे। फिर भी मेरी आंखों में प्यार और विश्वास की एक चलाई दिखाई देती है। तुम माधुरी और नेहा की तुलना करना छोड़ दो। प्यार की बेल इस तरह नहीं सींची जा सकती। हर बेल का रंग रूप अलग अलग होता है और उसी के अनुसार फल व फूल देती है। बस कुशल हाथों की छुअन और चाहत की खाद ही उसे संवार सकती है। सास को जब भी मौका मिलता उमेश जी को समझाती। सुकून की तलाश और प्रेम की चाहत उमेश जी के अंदर धीरे धीरे मचलने लगी। उमेश हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं शादी के बाद उनकी पत्नी यानी मैं उनकी उपेक्षा में परेशान न हो जाऊं, कहीं मैं घर की शांति न भंग कर दूं। पर मेरी धैर्य और घर के बाकी लोगों के प्रति सम्मान व समर्पण उन्हें कहीं छूने लगा था। वे मेरे व्यवहार से मेरे प्रति खींचने लगे थे। मेरे कमरे में आने पर अब वो जल्दी से भाग जाने की आतुरता नहीं दिखाते थे। चोरी चोरी मुझे देखते मेरा सांवला रूप, बड़ी बड़ी आंखें और निश्चल मुस्कान उन्हें मेरी ओर खींच रही थी। वे लाख मुझसे दूर रहने का दिखावा करते पर मेरा साथ पाने के लिए उनका मन उत्सुक रहने लगे थे। हालांकि खुलकर प्यार करने का या जताने में वे हिचकिचाहट महसूस करते थे। हर बार माधुरी की याद, उसकी बेवफाई उन्हें ऐसा करने से रोक लेती थी। पर वक्त की हवा के साथ बहते बहते कब मैं उनकी मन में बस गई, इसका एहसास उन्हें स्वयं नहीं हो सका। अपने जीवन की गुत्थियां सुलझाने के चक्कर में मैं विवाह के बाद एक बार भी मायके नहीं जा पाई थी। बस कुछ देर के लिए पग फेरने गई थी। उधर मेरे माता पिता और भाई बहन सब मुझसे मिलने को बेचैन थे। फोन पर ही हमारी बात हो पाती थी, पर उतना ही तो काफ़ी नहीं था। एक दिन मेरा भाई मुझसे लेने आ पहुंचा। भैया कम से कम खबर तो करते, यूँ इस तरह मैं कैसे जा सकती हूँ। क्या करता, इतना बुलाने पर भी तुम नहीं आई तो माँ ने मुझे भेज दिया। उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, इस बार तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैंने बहुत मना किया पर सास ने इजाज़त दे दी। उस समय मेरे पति घर पर नहीं थे और मैं उन्हें बिना कुछ कहे नहीं जाना चाहती थी। इधर मैं कुछ दिनों से उमेश के बर्ताव में बदलाव महसूस कर रही थी। मैं अभी उनके साथ ही रहना चाहती थी। अपने हिस्से का प्यार और अधिकार पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। यहाँ तक कि मायके वालों का मुंह भी बोना हो गया था। भाई के जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। उमेश जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने सोचा चलो कुछ दिन चैन से गुजरेंगे, कमरे से बाहर कहीं और शरण तो नहीं लेनी पड़ेगी। 2 दिन ही बीते थे कि घर के लोग मुझे बुलाने की बात करने लगे। उदासी की एक परत हर ओर बिछ गई थी। घर में सब लोग थे, फिर भी एक का ना होना क्या इतना खल सकता है। उमेश जी भी अपने अंदर एक बदलाव महसूस करने लगे। वे बेशक खामोश रहते थे पर मैं उनसे बात करती रहती थी। कमरे और घर में छाई रहने वाली चुप्पी उन्हें तंग करने लगी। वे खुद इस परिवर्तन से हैरान थे। उस दिन सुबह वे जब नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे तो अचानक उनके मुंह से निकला, नेहा आज कॉफ़ी पीने का मन है। वही नहीं, घर के बाकी लोग भी हैरान रह गए। यह तो विडंबना ही है कि मिर्ग अपने में बसी कस्तूरी को हर जगह ढूंढता रहता है। क्या उमेश जी के अंदर भी मैं कस्तूरी की तरह बस गई थी? वह जब थी तो कद्र नहीं की। अब माँ कुछ कहते कहते चुप हो गई तो उमेश जी का मन हुआ कि पूछे कि अब क्या हो गया है, पर हिम्मत न जुटा सके। वह तो लगातार कोशिश करती रही पर मिला क्या, उपेक्षा और तिरस्कार। प्यार को तो प्यार से ही सुरक्षित रखा जा सकता है। कम बोलने वाले बाबूजी का सर भीगा हुआ था।
भैया क्या फ़ायदा आपका इतना पढ़े लिखे होने का, भाभी का मन भी न रख सके। छोटी बहन की बात उन्हें झकझोर गई। आखिर ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नेहा कोई हमेशा के लिए थोड़ी गई है, वह तो मायके गई है। लेकिन कहीं अनगिनत सवाल और डर उन्हें कुरेद गए। इन लोगों का इस तरह बोलना, कहीं वो हमेशा के लिए चली तो नहीं गई? नहीं, इस बार नहीं। फिर से उनके प्यार को चोट नहीं लग सकती है। प्यार? वह स्वयं चौंके। हाँ, वे मुझसे प्यार ही करने लगे थे। अपना अभिमान, अपना डर और बीती बातों को दफन कर उसे ही लेने जाना होगा। वह जिस अधिकार की हकदार थी वह उसे देगा, माफ़ी मांगेगा तो निश्चित रूप से वह माफ़ कर देगी। मेरा खिलखिलाता चेहरा उनके आंखों के सामने घूम रहा था। मन में विश्वास हो तो रास्ते आसान लगने लगते हैं। घर वालों से उन्होंने कुछ नहीं बताए। नेहा को अचानक आया देख वे कितने खुश हो जाएंगे। वे गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि मोबाइल पर घंटी बजी। एक चिर परिचित नंबर को देखकर उनका मन विचलित हो गया। कांपते हाथों से उन्हें फ़ोन कान पर लगाए। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बेहद नाराज़ हो, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे पास वापस लौटना चाहती हूँ। माधुरी की आवाज़ पहचानने में वे गलती कैसे कर सकते थे? वे फिर से चकाचौंध भरी मीनारों की ऊंचाई के लोभ में फंसते उससे पहले ही उन्होंने रंग नंबर का फ़ोन काट दिया और गाड़ी स्टार्ट कर ली। उन्हें विश्वास और प्यार से सींची गई नींव की ज़रूरत थी जो वह मेरे साथ ही रख सकते थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए आपकी एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।